बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब्दुर्रऊफ़ जावेद यूट्यूब चैनल की वसात से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, ये आपके तमाम एसेज को समझने के लिए, उनको एक साइंटिफिक और मैकेनिकल वे में आगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए, आपके इंट्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए जो आपके पास बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, ये बयान कर दीजिएगा। जो आपके पास बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, ये आज का ऐसे बहुत जरूरी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ चलिएगा। आज का टॉपिक है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। जब भी हम किसी रियासत, सियासत, मईशत, मुआशरत और शहरियत की बात करेंगे, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने साइकोलॉजिकल फेज से भी गुजरना है, आपने फाइनल इंटरव्यू पैनल के सामने पेश होना है और आपने जस्टिफाई करना है कि मैं जिस पोजीशन के लिए अपने आप को यहां तक लेके आया हूं, अभी मेरे वो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जो मैं इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स के सामने बैठूंगा, मैं जस्टिफाई करूंगा कि आई एम द बेस्ट चॉइस। मुआशरे के बारे में हो, रियासत के बारे में हो, सियासत के बारे में हो, मईशत के बारे में हो, मुआशरत के बारे में हो, शहरी के बारे में हो या शहरियत के बारे में हो, आइन के बारे में हो, कानून के बारे में हो, ये जो चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हुई हैं, जिससे अक़वामे आलम का चेहरा बनता है। अक़वामे आलम, अक़वामे आलम इंग्लिश में कहते हैं कॉमिटी, COMIT, कॉमिटी ऑफ नेशंस। कॉमिटी ऑफ नेशंस, अक़वामे आलम। ये एक नेचुरल सीक्वेंस याद रख लें, जिसको मैं एक नेचुरल साइकिल बोलता हूं, और इसके अगेंस्ट जो मैं वर्ड यूज करता हूं, एक है नेचुरल साइकिल, दूसरा है विशियस साइकिल। ये वो नेचुरल साइकिल है जो एक चीज से पॉजिटिवली दूसरी चीज को जन्म देता है, जिससे अल्टीमेटली ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और यही ग्रोथ और डेवलपमेंट अल्टीमेटली नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ ले जाती है, कौमी इत्तेहाद और यगानगत की तरफ ले जाती है। यह विशेष सर्कल है जो नेगेटिवली चीजों को प्रमोट करता है। एक चीज खराब हुई है तो ऑटोमेटिकली उसने दूसरी खराब चीज को जनरेट करना है, और यही खराब चीजें फिर एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिससे अल्टीमेटली जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनका जो इत्तेहाद है, जो उनके दरमियान यूनिटी है, वो खतरे में पड़ जाती है। हम बात करेंगे रियासत की, सियासत की, मईशत की, मुआशरत की, शहरी और शहरियत। ये एक रियासत जो है, जिसको स्टेट कहते हैं, वो किस तरह अपने शहरी को प्रोटेक्ट करती है। अगर अच्छा प्रोटेक्ट करेगी अपने शहरी को, उसकी शहरियत के जो तकाजे हैं उसको रिस्पेक्ट देगी, रिगार्ड देगी, रिस्पेक्ट। रियासत अपने शहरी, सिटीजन, जब एक की बात होगी सिटीजन कहेंगे, जब बहुत ज्यादा बात होगी तो फिर हम पब्लिक कह लेंगे, पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज, या सिर्फ पब्लिक कह लें आप, अवामी, और इसका मतलब है इज्तमाई तौर पर। चीजों को, बेसिक्स को हमेशा लर्न करने की कोशिश करें, इंटेलेक्चुअली चीजों को देखें। अब मैंने कहा, जब रियासत अपने शहरी को, जो उसकी शहरियत है, जो उसकी सिटीजनशिप है, सिटीजन है ना, सिटीजनशिप, उसकी जो शहरियत है, वो जिस चीज का तकाजा करती है रियासत से, रियासत अपने आइन और कानून का तकद्दुस
बहाल रखते हुए, उसके तकद्दुस को पामाल ना करके, अपने शहरी के जो बुनियादी हकूक हैं उनको पामाल ना करते हुए, उनकी पासदारी करते हुए मईशत को बेहतर बनाती है, सियासत को बेहतर बनाती है, मुआशरत को बेहतर बनाती है, तो हम इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब रियासत, जब एक मुल्क अपने एक शहरी की शहरियत के बुनियादी तकाजों को सामने रखते हुए कि आपने मेरे इन पर्सन जाती तौर पर और मेरी प्रॉपर्टी, दो चीजें कही हैं, एक पर्सन और प्रॉपर्टी। जब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ दो चीजों से एसोसिएटेड होता है, मुंसलिक होता है, वास्ता पड़ता है। अगेंस्ट द पर्सन, अगर मुझे किसी ने मारा है, खुदा ना खास्ता मेरा मर्डर कर दिया, मेरा कोई बाजू फ्रैक्चर कर दिया, मेरे जिस्म का कोई ऑर्गन जो है वो मुअत्तल कर दिया, वो पैरालाइज कर दिया, एक ये चीज हो गई, इसको कहते हैं अगेंस्ट पर्सन। दूसरा है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मेरी किसी जायदाद को, मेरी प्रॉपर्टी को अगर दूसरे शहरी ने नुकसान पहुंचाया है तो मैं रियासत से क्या तकाजा करता हूं, रियासत के जो इदारे हैं वो आइन और कानून उसको हरकत में लेके आएगा। और जिस बंदे ने मेरे राइट्स को वायलेट करने की कोशिश की है, पामाल करने की कोशिश की है, वायोलेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वायोलेशंस, वायोलेशंस हो रही, पामाली हो रही है, राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। तो जब जिस शख्स ने इस शहरी के, इसकी सिटीजनशिप जिन जिन चीजों का तकाजा करती है कि ये मेरे बेसिक राइट्स हैं, बेसिक राइट्स को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम उर्दू में आइन कहते हैं, ये आइन 1973 का जो इस टाइम प्रिवेल कर रहा है, 1973 का आइन, हमारे पास 3 आइन रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री यानी आईनी तारीख की बात करें तो हमारे पास 3 आइन आज तक रहे हैं। सबसे पहले 1956 का आइन, फिर 1962 का आइन, फिर 1973 का आइन। मौजूदा जो प्रिवेल कर रहा है, प्रिवेल जो एनफोर्स्ड है, ENFORCD, नाफिजुल अमल है, नाफिजुल अमल, वो कौन सा आइन है? 1973 का आइन है। ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, 250, 230 और 280, 50 और 30 को इकट्ठा कर दें वो 80 हो जाएगा। 1956 के ये आर्टिकल्स हैं, 1962 के ये आर्टिकल्स हैं और 1973 की टोटल, जिसको शिकें कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि 1956 के आइन के कितने आर्टिकल हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टिकल, आर्टिकल्स, और उर्दू में कहते हैं शिक। ये शिक, ये शिक, इसको शिक को कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में आर्टिकल। 1956 के ये ऑब्जेक्टिव है, कितने आर्टिकल्स हैं? 250। 1962 के 230 और 50 और 30 को याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, ये हमारे पास 280 आ जाते हैं। अब एक और ऑब्जेक्टिव आती है कि ये कब, जिस तरह मैंने कहा ना एनफोर्स्ड, ये कब एनफोर्स होता है? 23 मार्च 1956 को, 23 मार्च 1956 को ये एनफोर्स होता है। ये 8 जून 1962 को एनफोर्स होता है। ये पीपीएससी के पेपर्स में जब हम आईनी तारीख पढ़ेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो यही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, ये बार बार रिपीट हुए हैं, हमने ये अटेम्प्ट किए हैं। 23 मार्च 1956 को ये एनफोर्स होता है, एनफोर्स्ड। उसके बाद दूसरा हमारे पास आइन आ जाता है 1962 के अंदर। कब एनफोर्स होता है? 8 जून 1962 को। और ये 1973 का आपका जो मौजूदा आइन है, आपका मौजूदा कानून नहीं कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो रियासत के बेसिक 3 पिलर्स, एग्जेक्टिव, इंतजामिया जिसको उर्दू में कहते हैं, जुडिशरी जिसको हम अदलिया कहते हैं, और लेजिस्लेचर जिसको हम मुकन्ना कहते हैं, जो कानून साजी करती है। लेजिस्लेशन, कानून साजी करना, लेजिस्लेचर जो कानून साजी करती है। जब कानून साज इदारा यानी पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को इंतजामिया यानी एग्जेक्टिव एनफोर्स करेगी, उसको फिर देखेगा कौन? क्या के पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूह के मुताबिक है कि नहीं।
वो फंडामेंटल राइट्स के जो बुनियादी आईनी हकूक हैं 8 से 28 तक, जो हमारे ये आर्टिकल्स हैं जो 280 हैं, उसमें से 8 से 28 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। वो इवन मार्शल लॉ यानी इमरजेंसी के दौरान भी उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा? यह आइन ने कहा। अब जब आइन की पामाली नहीं होगी, कानून नहीं, आइन की बात कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जो कानून है जिसको हम अंग्रेजी में लॉ कहते हैं, बुनियादी तौर पर जो लॉ होता है, लॉ एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक कैसा होगा, इस चीज को डील करता है। जबकि जो आइन है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि रियासत के जो मेन 3 पिलर्स हैं, एग्जेक्टिव इंतजामिया, जुडिशरी अदलिया अदालतें यानी, और तीसरा लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना जो कानून साजी करती है, इन 3 पिलर्स के दरमियान किस तरह का कोऑर्डिनेशन होगा, इनके बाहमी ताल्लुकात किस तरह होंगे, ये आइन बताएगा। जबकि एक शहरी का, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक कैसा होगा, इनकी राइट्स और ड्यूटीज किसने डिटरमिन करनी है, ये कानून बताता है, जिसको हम लॉ कहते हैं। ये है इनके दरमियान डिफरेंस। अब जहां पे कानून की नहीं, मैं पहले आइन की बात कर रहा हूं, आइन का तकद्दुस बरकरार रखा जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, वहां पर रियासत फौरन हरकत में आके अपने शहरी की शहरियत के जो तकाजे हैं उसको फौरन इंटेक्ट करेगी। इंटेक्ट यानी अगेंस्ट पर्सन या अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर वायोलेशन होती है, कोई वायोलेट करता है, तो फौरन ये जो रियासत है ये हरकत में आ जाएगी, अपने 3 पिलर्स के साथ, अपने कानून के साथ हरकत में आ जाएगी। और फिर ये किस तरह, रियासत किस तरह कानून में हरकत में आती है, अगर वहां पे गुड गवर्नेंस हो तो, अगर रियासत की मशीनरी सही तरह काम कर रही है, जो अफेयर्स हैं, किसके दरमियान अफेयर, सिटीजन के दूसरे सिटीजन के साथ अफेयर्स हैं, अगर उन अफेयर्स को मैनेजमेंट उनको मैनेज करने का तरीका ठीक है, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं बरता जा रहा, क्या एक बराबरी की ऐनक से हर शहरी को देखा जा रहा है, क्या किसी को इसलिए ज्यादा एहतराम और इज्जत तो नहीं दी जा रही कि वो एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है, और किसी को निगेट और इग्नोर तो नहीं किया जा रहा कि ये एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। बेशक एक शख्स जिसके पास पोटेंशियल नहीं है, जिसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, जिसके पास अहलियत नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक बड़े रिच फैमिली से है, तो उसको ज्यादा सुप्रीम समझा जा रहा है। जबकि एक शख्स जिसके पास एबिलिटी है कि वो रियासत के अफेयर्स को अच्छी तरह मैनेज कर सके, कॉम्पिटेंट है, अहल है, कॉम्पिटेंसी मीन अहलियत, वो अहल है कि रियासत के जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज कर सके, रूल ऑफ लॉ हो सके, कानून की हुक्मरानी कर सके, बेशक वो पुअर बैकग्राउंड से है, हम्बल बैकग्राउंड से है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उसको ज्यादा इज्जत और एहतराम नहीं दिया जा रहा, तो वहां पे इसका मतलब है कि आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। जब आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो रियासत के जो इदारे हैं वो अपनी अपनी हदूद व कयूद की इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो ओवरलैप कर रहे हैं, वो एक दूसरे की डोमेन के अंदर ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, उसको पामाल कर रहे हैं, ट्रांसग्रेस, TRANSGRESS, पामाल कर रहे हैं। जब रियासत के शहरी का दूसरे शहरी के साथ ताल्लुक किस तरह होगा उसको आइन और कानून की नजर से बराबर नहीं देखा जा रहा। क्यों कहते हैं कि कानून अंधा होता है? क्योंकि वो हर एक को बराबरी की नजर से देखता है। अगर बराबरी की नजर से देखा जा रहा है, रियासत के वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो अरबाबे इख्तियार हैं, वो भी बराबर हैं कानून की नजर में, वो मेरिट को पसंद करते हैं, वो मेरिट को प्रमोट करते हैं, वो कानून की हुक्मरानी का रास्ता पैदा करते हैं, वो कॉम्पिटेंसी को देखते हैं। वहां पे
बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और अगर कहीं पे कुदरती आफात आ जाएं तो रियासत की मशीनरी हरकत में आके आप देखते हैं फ्लड्स आ रहे हैं, क्यों रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं? किसी के साथ ज्यादती हो, कोई लड़ाई करे, 15 कॉल क्यों होती है? 15 कॉल इसलिए होती है कि मैं रियासत का शहरी हूं, रियासत ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया। उसमें यह मेंशन किया गया, रियासत ने कहा कि आप चंद हकूक मेरे सुपुर्द कर दें, मेरे सुपुर्द कर दें और आप मुझको यह गारंटी दें कि इज्तमाई तौर पर मुआशरे के अंदर रहते हुए मेरे हकूक का ख्याल रखा जाएगा, आपके इन पर्सन और आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाएगी। लेकिन फलां शख्स ने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, फलां शख्स ने मेरी जात को नुकसान पहुंचाया है। जब एक शख्स ने नुकसान पहुंचाया तो मैंने कहा कि वेयर इज द स्टेट, रियासत कहां है? उसने कहा था मैं तो मां हूं, मैं फौरन हरकत में आ जाऊंगी। तो इसी तनाजुर में, इस बैकग्राउंड के साथ अब उस शहरी ने अपनी शहरियत के तकाजे को सामने रखते हुए 15 पे कॉल की कि मेरा रियासत के साथ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, रियासत अपने इंस्टीट्यूशंस के जरिए, अपने इदारों के जरिए मेरे हकूक की पामाली नहीं होने देगी, उस शख्स को पकड़ेगी जो मेरे राइट्स को वायलेट करना चाहता है। इस वजह से हम कहते हैं 15 पे कॉल करें, इदारों के अंदर जाएं, डीसी ऑफिस जाएं, डीपीओ ऑफिस जाएं, इरिगेशन ऑफिस जाएं, वापडा ऑफिस जाएं, वहां पे आपके टैक्स के पैसों पे बैठे हुए जो सरकारी मुलाजिम हैं वो आपकी सर्विस के लिए बैठे हुए हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, वो आपके मुलाजिम हैं, वो आपको सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब गुड गवर्नेंस होगी। अब गुड गवर्नेंस ही से ये सारी चीजें जन्म लेती हैं, जिससे अल्टीमेटली अब इससे क्या होगा? अगर गुड गवर्नेंस है तो क्या क्या चीजें आएंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन ये गुड गवर्नेंस ही है जो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ टाइम नेशनल इंटीग्रेशन, जो कौमी इत्तेहाद है, उसको प्रमोट करेगी। अगर गुड गवर्नेंस नहीं है तो नेशनल इंटीग्रेशन कभी नहीं आ सकता। हमने यूएसए को पढ़ा, आप देख रहे हैं 1776 के अंदर सिर्फ 13 कॉलोनीज थी जिन्होंने आपस में इत्तेहाद किया। इसी वजह से अमेरिका के झंडे के अंदर 13 पट्टियां हैं, वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लिखवाई हुई है जब हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए को पढ़ा था। उसके हवाले से एक अलग मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है, वो जरूर देखिएगा कि ये 13 पट्टियों की अमेरिका के झंडे के ऊपर स्टोरी क्या है। ये पीपीएससी के पास्ट पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया है कि अमेरिका के जो फ्लैग है उसके अंदर जो 13 स्ट्रिप्स हैं और 50 स्टार्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसके पीछे लॉजिक है। तो वो 13 पट्टियां जो हैं वो इब्तदाई 13 कॉलोनी जिन्होंने 1776, देखें 1776 और आज 2025 है, उन्होंने क्या किया? वो गुड गवर्नेंस को लेके आए। अब गुड गवर्नेंस अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और इसी गुड गवर्नेंस की बुनियाद पर वो 13 से 50 रियासतें बनी और उन्होंने दुनिया के अंदर एक सुपरमेसी कायम की, सुप्रीम बने, क्योंकि वो गुड गवर्नेंस लेके आए। अपने मुल्क के अंदर अपने शहरी के हकूक को ख्याल रखते हुए उन्होंने अपनी सियासत को बेहतर किया। रियासत ने आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया। उन्होंने अपने आइन और कानून की पामाली नहीं की। आइन और कानून की पामाली का मतलब कि जो रियासत के मेन 3 पिलर्स हैं वो अपनी अपनी हदूदो कयूद के अंदर रहकर काम करते रहे, तो उससे सियासत बेहतर हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम आया। आपने देखा जो पहला उनका प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन, उसके दौर में जो बनने वाला मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो थॉमस जेफरसन था, और जो पहला उनका वाइस प्रेसिडेंट था जिसका नाम जॉन एडम्स था, वही जॉन एडम्स
अगला जाके दूसरा सदर बनता है, और उसके दौर का यानी जॉर्ज वाशिंगटन के दौर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो अगले यानी दूसरे सदर जॉन एडम्स के दौर में वाइस प्रेसिडेंट बनता है, और जो दूसरे प्रेसिडेंट के दौरानिये के अंदर ड्यूरेशन के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट था वो ही जाके तीसरा फिर सदर बन जाता है। तो ये इस तरह चलते चलते आज हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में 47वां और अदरवाइज 45वां सदर हमें नजर आता है। वो क्यों एक ऐसा इस्तेहकाम अंदर आ गया? कौन सा इस्तेहकाम? उसको हमने सियासी इस्तेहकाम का नाम दिया। क्या नाम दिया? वो सियासी इस्तेहकाम पैदा हो गया। कौन सा इस्तेहकाम? याद रख लें, सबसे बैकबोन ये है किसी भी मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की, यगानगत पैदा करने की, यूनिटी पैदा करने की, डिसिप्लिन पैदा करने की, कि सियासत के अंदर इस्तेहकाम आया। और जब किसी मुल्क की सियासत के अंदर इस्तेहकाम आएगा तो उससे क्या होगा? मईशत के अंदर भी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, मुआशरत उसकी अल्टीमेटली जब हर शहरी को उसकी मेहनत का सिला मिल रहा है, उसकी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी मेहनत का सिला दे दिया जाए। तो जब रियासत ने सियासत को मजबूत किया और सियासत मजबूत हुई, आइन और कानून को दवाम बख्श के, आइन और कानून की पामाली किए बगैर जब सियासत के अंदर इस्तेहकाम आया तो उसने किस चीज को जन्म दिया? उसने मजबूत माइशत को जन्म दिया। जब मजबूत माइशत पैदा हुई बनी तो उसने एक मजबूत मुआशरत को पैदा किया, जिसके अंदर ऐसा शहरी और शहरियत पैदा हुई जिसने लोगों के अंदर रब्त पैदा किया। जब लोगों के अंदर एहसास हो गया, अफरा तफरी खत्म हो गई, लाकानूनियत खत्म हो गई, हर शख्स को उसकी मेहनत के मुताबिक सिला मिलने लगा, हर शख्स को उसकी अहलियत और काबिलियत के मुताबिक मुआशरे के अंदर मुकाम मिलने लगा, तो फिर वहां से इज्तमाई ताउन इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोऑपरेशन नजर आया। वो मुआशरे ने इन द कमिटी ऑफ नेशंस, अक़वाम आलम के अंदर गुड गवर्नेंस के जरिए एक ऐसा मुकाम पैदा किया जिससे उनकी अपनी नेशनल इंटीग्रेशन भी पैदा हुई और अक़वाम आलम के अंदर उस मुल्क की से भी पैदा हुई। 13 रियासतों से, इब्तदाई 13 कॉलोनीज से 50 रियासतें बनी। हमसे 4 नहीं संभाले जा रहे। सूरत हाल तो देखें ना, क्या है, वजह क्या है? यहां पे बात आ जाती है, आइन और कानून की पामाली होती है, आइन का तकद्दुस बरकरार नहीं रखा जाता, आइन का तकद्दुस पामाल होता है, जिसकी वजह से रियासत सियासत के अंदर इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी पैदा नहीं कर पाती। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो जो मईशत है, जो इकॉनमी है, वो मजबूत नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास यकीनी सूरत हाल नहीं है कि शाम को मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलना है और मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए रोजी रोटी के असबाब पैदा करने हैं, आपको गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही नहीं कि मेरे एग्जाम्स कब होने हैं। अगर एग्जाम्स होते हैं तो फिर वहां पे मेरिट बनेगा, तो वहां पे जो बंदा मेरिट पे ऊपर टॉप पे आएगा उसको पोजीशन मिलती है कि नहीं मिलती? वहां पे सिफारिश आ जाएगी, वहां पे रिश्वत आ जाएगी, वहां पे असर रसूख आ जाएगा। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर मेरिट की धज्जियां उड़ेंगी। कब उड़ती हैं? जब कानून का और मेरिटोक्रेसी का वहां पे राज नहीं होता। वहां पे उसके बैकग्राउंड को देख के फैसले किए जाते हैं, उस शख्स का सोशल स्टेटस देख के फैसले किए जाते हैं, उसकी मेहनत का उसको सिला नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुआशरत भी कमजोर हो जाती है। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उससे जो मईशत है वो भी कमजोर होगी, मुआशरत भी कमजोर होगी, और जो आपका समाजी ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। जब ये सारा कुछ बिगड़ेगा तो अल्टीमेटली जो आपका कौमी इत्तेहाद है उस पर असर पड़ेगा। जब इत्तेहाद ही नहीं है तो आप टूट बिखर रहे हैं। ये है, इस चीज ने, गवर्नेंस ने
इन चीजों को जोड़ना होता है। सो कौन सी चीजें होंगी जिससे गुड गवर्नेंस के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है? द ड्रीम ऑफ गुड गवर्नेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी। हकीकत का रूप किन किन चीजों के साथ दिया जा सकता है गुड गवर्नेंस को, कि अल्टीमेटली एक ऐसे मुआशरे की तश्कील को यकीनी बनाया जाए जहां पे आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जहां पे सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो। जब सियासी अदम इस्तेहकाम ना होगा तो अल्टीमेटली जो मईशत है वो मजबूत होगी। जब मईशत मजबूत होगी तो जो मुआशरत है वो खूबसूरत पनपेगी, ग्रो करेगा मुआशरा। जब मुआशरा ग्रो करेगा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे फर्द को निगेट करेंगे तो आप एक खुशहाल मुआशरे के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। इन चीजों को सामने रखते हुए हमारे सामने गुड गवर्नेंस की पिक्चर बनती है कि कौन सी चीजें हैं जो गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक एक चीज के अंदर कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो जो चीज आपको याद रखी जाएगी, आप ये याद रख लेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितने कंट्रीज हैं, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, उस किसी मुल्क की करेंसी कौन सी है, कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें याद कर लेंगे। पार्लियामेंट का नाम क्या है, सी पोर्ट क्या है, एयरपोर्ट क्या है। लेकिन जब तक आपको मुल्की लेवल पे जाके जब आप इन सारी चीजों को वाइडर स्पेक्ट्रम में नहीं देखेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम में देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जो सिस्टम्स हैं उनको नहीं समझेंगे, तो आप इस सारे जो आपके सामने मंजरनामा पेश किया जाता है उसके बारे में आप अपना ओपिनियन नहीं बना सकते। अब देखें, आज मैं आपसे दो आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो आप तैयारी छोड़ दें। आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं पेपर पास करना, एमसीक्यूज वाला पोर्शन नहीं आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना, आपने आगे साइकोलॉजिकल में बैठना है। जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको एक दफा कंगालेगा, कुरेदेगा कि ये 4 ऑब्जेक्टिव याद करके आ गया है शख्स और कहता है 16 और 17 ग्रेड की सीट मुझे दे दें। या इन ट्रू सेंस ये बंदा वाकई ही अपनी एक अप्रोच के अंदर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, अपने एप्टीट्यूड और कैलिबर के अंदर इस तरह की मैच्योरिटी लेके आया है कि इसको सारे सेटअप की समझ है, इसको आइन और कानून का पता है, इसको रियासत, सियासत, मईशत, मुआशरत, शहरी और शहरियत के सेटअप का पता है, इस सारे मंजरनामे को समझता है, आइन को समझता है। आइन किन चीजों को हिलाता है, किन को कवर करता है, किन से डील करता है, इसको पता है। कानून किन चीजों को डील करता है, इसको पता है। इसको पता है गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, इसको पता है। अब कौन सी चीजें गुड गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, इसको मैं कहता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ये चीजें अगर होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ऐसा सेटअप बन जाएगा जिससे आप सारी चीजों के हकूक को यकीनी बनाएंगे और अल्टीमेटली खुशहाली आपका मुकद्दर ठहरेगी, बासीते कौम। और अल्टीमेटली एक कौमी जो इत्तेहाद है, युगानगत का है, वो शर्मिंदा तबीर हो सकेगी। सबसे पहले है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। पहला, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। किस में पार्टिसिपेशन? इन डिसीजन मेकिंग। जो फैसला हो रहा है, मैं कहता हूं कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होनी चाहिए। मैं एक शहरी हूं, मैंने इलेक्शन के थ्रू अपने नुमाइंदे को खड़ा किया, मैंने जिसको वोट दिए वही ताकत के ऐवानों तक पहुंचा और उस शख्स ने मेरी जो आवाज थी उसको वहां पे वॉइस किया, VOIC, वॉइस, टू वॉइस द विजडम ऑफ पब्लिक।
वॉइस करना, बुलंद करना, बुलंद करना। मेरी ही बात को वहां पे उसने जाके कहा, सुनाया। मेरी से मुराद मेरे लोगों की, मेरे हलके की। एक एमएनए है जो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है, एक एमपीए है जो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होता है। हमने उनको लाहौर भेजा, हमने इस्लामाबाद भेजा कि जाके हमारी बात करें, हमारे इलाके के अंदर इन इन चीजों का फुकदान है, इन इन चीजों की कमी है, इन चीजों को वहां आप जाएं, उधर जाके इन चीजों की, मेरे इलाके में स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोड चाहिए, उसके अलावा सेहत होगी, तालीम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मेरे जो अदालती निजाम है वो एक खास पैटर्न पे चले कि ना वहां पे हरीनेस हो, ना वहां पे डिले हो। दोनों चीजें इंसाफ के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा करती हैं। अंग्रेजी में करते हैं कि जस्टिस हरीड, HURRIED, हरीड। इसको कहते हैं अगर जल्दी में इंसाफ देने की कोशिश की तो जस्टिस बरीड। मतलब है कि आपने जस्टिस, इंसाफ को दफन कर दिया। अगर आप जस्टिस को जल्दी जल्दी देने की कोशिश करें, ड्यू प्रोसेस को आप फॉलो ना करें, और अगर जस्टिस डिलेड, DELAYED, डिले कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है जस्टिस डिनाइड। आप डिले नहीं कर रहे, आप डिनाई कर रहे हैं। जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। यानी मेरा जो अदालती निजाम है मेरे जिले के अंदर, आप जाके लाहौर असेंबली के अंदर बात करें कि वहां पे लोगों को जल्दी इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, वहां पे रोड अच्छे नहीं है, वहां पे पानी ठीक नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वहां पे मेडिसिन नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी नहीं है मेरे इलाके के अंदर, मेरे इलाके के अंदर कॉलेज नहीं है, मेरे इलाके के अंदर स्कूल नहीं है। जब ये चीजें नहीं है, मैंने कहा अपने एक नुमाइंदा मैंने भेजा एमपीए की शक्ल में। ये एमपीए साहब कहां गया? ये आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली है पंजाब की, पंजाब जिसे हम पीपी कहते हैं, पंजाब प्रोविंस की जो असेंबली है, वहां पे जाके उसने मेरी वॉइस को बुलंद किया, और इस वॉइस के पेश नजर जो फैसला हुआ उसके अंदर मेरी पार्टिसिपेशन हो गई। तो सबसे पहले गुड गवर्नेंस क्या है कि पब्लिक को पार्टिसिपेशन, किसमें, डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए। सबसे पहले यह पॉइंट है। अगर यह नहीं है तो फिर मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। एक आम आदमी की जब वॉइस है, जो विजडम है, वो प्रिवेल नहीं कर रही डिसीजन मेकिंग में, तो आप गुड गवर्नेंस के जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको यह बता दिया, गुड गवर्नेंस का मतलब ही है अच्छी हुक्मरानी। अच्छी हुक्मरानी, यह है गुड गवर्नेंस का मतलब। अब अच्छी हुक्मरानी किन सूरतों में होगी? जहां पे एक आम आदमी जो है, पब्लिक जो है, वो डिसीजन मेकिंग में उसकी पार्टिसिपेशन हो। सबसे पहला यह पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वहां पे रूल ऑफ लॉ हो, वहां पे रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो। जिस मुआशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां पे पब्लिक का डिसीजन मेकिंग में कभी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती। और जब पब्लिक की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये सारी बुनियादी चीजें थी जो मिलनी नहीं है। जब नहीं मिलनी तो इसका मतलब है कि यहां पे गैर यकीनी सूरत हाल है, अफरा तफरी है, लाकानूनियत है, इदारे अपनी अपनी हदूदों कयूद के अंदर रह के काम नहीं कर रहे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, दो चीजें हो गई। अब रूल ऑफ लॉ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक पीएमएस जब दिया था उसके अंदर आया था। इसका मतलब क्या था? रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। नो बॉडी इज अबव द लॉ, नो बॉडी इज अबव द लॉ। अबव द लॉ,
कोई कानून से बरतर नहीं है। एक तो ये होगी चीज, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजर में सब बराबर हैं। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये है रूल ऑफ लॉ। नो बॉडी इज अबव द लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जब आप इस तरह अपने ऐसे को शुरू करेंगे तो वो एग्जामिनर पेपर चेकर समझेगा कि ही इज द मैन ऑफ मैच्योर आइडियाज। इसको अलग में जिम का भी पता है, सिर्फ ये डायरेक्ट नहीं आ गया, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स याद करके नहीं आया, इसको बेसिक्स का ही पता है। सो ये है कानून की हुक्मरानी, जहां पे हर शख्स को उसकी मेहनत का सिला मिलना है। जितना गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। सो दूसरा पॉइंट ये है गुड गवर्नेंस का। तीसरा पॉइंट, वहां पे रेस्पॉन्सिवनेस होती है। रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्स मिलता है। अगर कोई शहरी रियासत के किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, किसी सर्वेंट ऑफ स्टेट के पास जाता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास जाता है, तो वहां पे उसको रेस्पॉन्स मिलता है। यानी बहसीते इदारा उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है। बहसीते इंसान अगर किसी के पास बहसीते शहरी किसी के पास जाता है तो वहां पे उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसको रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? अकाउंटेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। इस चीज ने रूल ऑफ लॉ, रेस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी ने मेरिट से हटकर बात की, अगेंस्ट द मेरिट, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बात की, तो उस शख्स का मुआवजा होगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको जजा व सजा का अमल होगा। जिस मुआशरे में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वहां पे गुड गवर्नेंस के ख्वाब को, अच्छी हुक्मरानी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि अगर सिफारिश का कल्चर है, सिफारिश आई, एक तगड़े आदमी ने ज्यादती की किसी के साथ, तो अकाउंटेबिलिटी का क्योंकि वहां पे निजाम नहीं था, वो तगड़ा आदमी सिफारिश की वजह से, अपने असर रसूख की वजह से इस सिस्टम से निकल गया। और जो गरीब आदमी था जिसके पास सिफारिश नहीं थी, वो बेचारा फंस गया। इसको कहते हैं जजा सजा का इफेक्टिव निजाम नहीं है, इफेक्टिव। सो जहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, रेस्पॉन्सिवनेस होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो इन चीजों से ऑटोमेटिकली अच्छी हुक्मरानी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। अगला पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। कोई भी काम हो, शफाफियत। शफाफ किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? कोई भी प्रोसेस हुआ जिसमें 1000 लोगों ने शिरकत की, लाइक HDEO का पेपर है, जूनियर क्लर्क का पेपर है, आपने अप्लाई किया, हर शख्स तैयारी कर रहा है अपने स्टाइल से, हर शख्स अपने स्टाइल से तैयारी कर रहा है। अगर आपने अपने स्टाइल से तैयारी करते हुए इस सिस्टम में आप बैठ गए, शामिल हो गए, इम्तिहान के अमल से आप गुजरे, आपने देखा कि मैंने 100% सही किया है। अगर उस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी हुई, रूल ऑफ लॉ हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुई, तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज है ट्रांसपेरेंसी, इसने गुड गवर्नेंस को जन्म देना है। एक टीचर है या एक प्रोफेसर है या एक लेक्चरर है या एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर है या एक वापडा का मुलाजिम है, वहां पे उसने किसी भी डिपार्टमेंट में शोबा है जिंदगी में
रियासत के किसी भी आर्गन के अंदर या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उसने अप्लाई किया, प्रोसेस से गुजरा, गवर्नमेंट ने कोई ऑफर की, उसने अप्लाई कर दिया, कोई स्कीम आई गवर्नमेंट की, अप्लाई कर दिया, तो वहां पे इस बुनियाद पर किसी को ज्यादा चीज नहीं मिल गई कि वो एक अमीर घर का बच्चा है, और कोई इस वजह से नहीं रह गया कि वो गरीब घर का बच्चा था। जहां से ऐसी चीजें नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, और जिस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी, हर मजदूर को उसकी मेहनत के मुताबिक सिला मिलेगा, तो अल्टीमेटली वहां पे अच्छी हुक्मरानी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। ये मैं इस तरह के वर्ड क्यों यूज करता हूं? क्या मैंने कोई रटा लगाया हुआ है? मैंने अपने इस सफर के दौरान देखा, जो मेरा कंपटीशन की, मुकाबले की राहों पे सफर मेरा गुजरा, मैंने देखा कि अगर आपने अपने आप को यूनिक बनाना है, अगर आपने अपने आप को मुनफरिद बनाना है, 1000 लोगों में से जो 100 बंदे चाहिए या 10 बंदे चाहिए, आपने उनमें से अपने आप को शामिल करना है, तो अपने गुफ्तार के अंदर भी, अपने बोल चाल के अंदर भी, अपने रहन सहन के अंदर भी, अपनी अप्रोच के अंदर भी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी, अपने अल्फाज के चुनाव में भी, अपने अल्फाज की अदायगी में भी, अपने ड्रेसिंग में भी, अपने लिखने में भी आपको यूनिकनेस पैदा करनी पड़ेगी। आपके 24 घंटे जो आपके पास हैं वही 1000 स्टूडेंट्स के पास हैं। 78,000 लोगों ने SDEO के लिए अप्लाई किया हुआ है। सबको कुदरत ने 24 घंटे दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 1 दिमाग दिया है, 2 हाथ दिए हैं। अब दिमाग के अंदर वो सोचना है, 24 घंटों के अंदर अपना सारा काम करना है। जिसने अच्छी मैनेजमेंट के जरिए आपने इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल कर लिया, कुदरत के जो वसाइल हैं वो हमेशा बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होते हैं, कहीं पे भी आपको फर्क नजर नहीं आएगा। ये जब मैं और आप ही हैं जो जब तकसीम करते हैं तो फिर हम बाइस्ड हो जाते हैं, हम साइड मार लेते हैं, हम उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को वायलेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की नफी करते हैं, जिसकी वजह से फिर जो शख्स ज्यादा मेहनत करता है वो रह जाता है, और जिसने कम मेहनत की, सिफारिश के जरिए, पैसे के जरिए, रिश्वत के जरिए उसने वो सीट हासिल कर ली। अगर वो सीट हासिल कर ली, बंदा अहल नहीं था, इनकॉम्पिटेंट था, लेकिन सिस्टम की खराबी की वजह से वो सीट पर आ गया, तो वहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, वहां पे उस डिपार्टमेंट की जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे रेस्पॉन्सिवनेस नहीं आएगी, ये रेस्पॉन्सिवनेस नहीं आएगी। सो अगर रूल ऑफ लॉ हुआ, एक ऐसा बंदा जो शफाफियत के निजाम से गुजर कर अपनी मेहनत के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक एक सीट पे सिलेक्ट होके आ गया, तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिवनेस देगा। यानी वो सिस्टम के अंदर जिस तरह वो आया, खुद उठ के आया, अपनी मेहनत के, काबिलियत के बलबोते पर आया और उसने वो सीट हासिल की, तो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिवनेस देगा, वो रेस्पॉन्स करेगा, उसको एहसास होगा। वो गरीब आदमी के जूते के अंदर अपना पांव रख के सोचेगा कि हां, ये मेरे साथ भी हो सकता था, मुझे अगर अल्लाह ने यहां पे पहुंचाया तो इसको भी अल्लाह पहुंचा सकता है। सो इस एनक से जब चीजों को देखेगा तो फिर ऐसा सिस्टम रूल ऑफ लॉ की तस्वीर होगा, वो रेस्पॉन्सिवनेस देगा, वो डिलीवर करेगा, उससे एक आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। जब आम आदमी को फायदा पहुंचेगा तो जो मुआशरा तश्कील पाएगा, वहां पे क्लास रिडन सोसाइटी नहीं होगी, क्लास रिडन, RIDDEN, क्लास रिडन सोसाइटी, वो क्लास रिडन सोसाइटी नहीं होगी। वहां पे इंटीग्रेशन होगा, इत्तेहाद होगा, वहां पे कोई किसी से इसलिए खार नहीं खाएगा कि मेरा हक था, ले तो ये गया है, वो कहेगा सिस्टम ने मुझे दिया है। जब सिस्टम करप्ट होगा, सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट लोग आएंगे सीटों के अंदर, रूल ऑफ लॉ की पामाली करके, मेरिटोक्रेसी को वायोलेट करके आएंगे, तो फिर रेस्पॉन्सिवनेस का ख्वाब शर्मिंदा तैबोर नहीं हो सकता। सो ये पॉइंट्स हैं, अगर इनको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, इन ट्रू
लेटर एंड स्पिरिट अगर इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो अच्छी हुक्मरानी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक हो इन डिसीजन मेकिंग, वहां पे रूल ऑफ लॉ हो, वहां पे रेस्पॉन्सिवनेस हो, वहां पे अकाउंटेबिलिटी हो, वहां पे ट्रांसपेरेंसी हो, तो सारी जो मैंने बातें बताई हैं, रियासत, सियासत, मईशत, मुआशरत, शहरियत, इन सारी चीजों के अंदर एक ऐसी यूनिटी पैदा हो जाएगी, कनेक्टिविटी पैदा हो जाएगी, एक रब्त बन जाएगा, कोहिरेंस आ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली नेशनल इंटीग्रेशन पैदा होगा। उस मुल्क की अक़वाम आलम में, इन द कमिटी ऑफ नेशंस, उस मुल्क का वकार बढ़ेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी जो बात जब होगी तो बाकी सारे खामोश होकर सुनेंगे, उसका तोती बोलेगा। तो ये है बेसिक साइंस जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। अब हम वो ग्राउंड्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से जो बैड गवर्नेंस जन्म लेती है, यानी गुड गवर्नेंस वायलेट होती है, वो कौन सी वजूहात हैं। अब आगे देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये यार स्टोरी क्या है गुड गवर्नेंस की। बच्चों याद रखो, हर लाइन के अंदर ऑब्जेक्टिव है, हर लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ नहीं आती, चीजों को बार बार सुने, रिपीट करें। इसमें आपकी बेसिक्स हैं। मैं बड़ी यूट्यूब की वीडियोस देखता हूं, सुनता हूं। हर वीडियो के अंदर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पर रखते हुए फील करता हूं कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। सो अगर आप इन चीजों को, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप इन चीजों को सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक ऐसी तस्वीर बनेगी जो एक हम्बल बैकग्राउंड रखने वाले शख्स के लिए, जो आगे बढ़ना चाहता है, यह सारा जादेरा उस शख्स के लिए है जो अपनी छोटी सी कुटिया के अंदर रह के बड़े ख्वाब देखता है। अगर इन चीजों पर अमल कर ले, अपना मुहासबा करे, अकाउंटेबिलिटी करे, अपने आप को सिंसियर होके 24 घंटों की तकसीम करे और अकाउंटेबिलिटी के साथ 24 घंटे तकसीम कर लिए उसने और अपने आप को अकाउंटेबल ठहराए, यार मैंने ये शेड्यूल बनाया था, मैं ऐसे काम नहीं कर सका, तो अपना मुहासबा खुद करे। खुद एहतसाबी, ये बहुत जबरदस्त वर्ड मेरे माइंड में आया है, खुद एहतसाबी। एहतसाबी, जब आप खुद एहतसाबी की कुदाल होती है ना, किसी चीज को जब कंगालना होता है, कंगालते हैं ना, जब वो जमीन के अंदर गोडी करते हैं ना, तो गोडी किससे करते हैं? वो कुदाल होती है जिससे उस चीज को और कुरेदा जाता है कि इसके अंदर और क्या चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद एहतसाबी की कुदाल से हर शख्स, हर स्टूडेंट अपने आप को कंगाले कि यार मैंने पिछले 24 घंटों का इस्तेमाल ठीक किया है। अगर 24 घंटों का इस्तेमाल ठीक नहीं है तो समझ लें फिर भी आप ख्वाब देख रहे हैं कि 16 और 17 ग्रेड की सीट आ जाए, तो याद रखें आप दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं, आप खुद फरेबी का शिकार हैं। जितनी जल्दी खुद एहतसाबी की कुदाल से अपने आप को कंगाल के अपनी लाइन ऑफ एक्शन ठीक कर लेंगे, अपना मुआवजा करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे और फिर अपने ख्वाबों के मुताबिक मेहनत करेंगे, तो कामयाबी आपसे कहीं नहीं भाग सकती, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। अब हम काजेज देखते हैं कि बैड गवर्नेंस की काजेज कौन सी होती हैं। याद रख लें कि जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जो आपको मैंने बुनियादी इब्तदाई चीजें बताई हैं गुड गवर्नेंस की, जब ये नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बैड गवर्नेंस होगी। यानी कॉजेज ऑफ बैड गवर्नेंस। जी कौन सी कॉजेज हो सकती हैं? सुने, जिस मुआशरे के अंदर पॉवर्टी होगी, जिस मुआशरे के अंदर पॉवर्टी, गुर्बत, पॉवर्टी जहां पे होगी, ऑटोमेटिकली वो बैड गवर्नेंस को जनरेट करेगी। जहां पे लॉलेसनेस होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो बैड गवर्नेंस को प्रमोट करेगी। जहां पे
जिसे कहते हैं अब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ऑफ रूल ऑफ लॉ, मैंने रूल ऑफ लॉ का बता दिया आपको। कानून की हुक्मरानी की वहां पे अदम दस्तयाबी होगी तो लॉलेसनेस होगी, तो लॉलेसनेस क्या पैदा करेगी? बैड गवर्नेंस पैदा करेगी। उसके बाद लैक, लैक बोलते हैं कमी को, LAC के लैक, कमी। जहां पे कमी होगी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जहां पे जजा और सजा का निजाम ही नहीं है, और किसी बड़े ने ज्यादती की है तो सिफारिश के जरिए, पैसे के जरिए वो अपने आप को सिस्टम से बचा के ले गया। किसी करप्ट बंदे को जब पकड़ा गया है तो पैसे देके छूट गया। मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर मुआखजे का निजाम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का निजाम नहीं है, जजा सजा का निजाम नहीं है, तो फिर बैड गवर्नेंस ही आएगी। वहां पे पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। CULTURE पॉलिटिकल कल्चर क्या करता है? जो मैंने सबसे पहले गुड गवर्नेंस की रिक्वेजिट लिखी थी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल कल्चर यह बताता है कि वोट देना मेरी ड्यूटी है। अगर मैं वोट देके इस बुनियाद पर एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट करूं, जात की बुनियाद पर, ये जट है, ये अराई है, ये डोगर है, ये चनड़ है, ये फलां है, ये फलां वो है सैयद है, ये हाशमी है, ये गिलानी है, ये खोसा है, ये फलां है, वहां पे इस बुनियाद पर वोट दिया जाए और ये ना देखा जाए कि ये अहल भी है कि नहीं है, ये कम अज कम उर्दू भी सही बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, क्या ये मेरे जो ख्वाब हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, ये वहां तक पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता, क्या जो मेरे इलाके के हल्के के मसाइल हैं उनको असेंबली के अंदर सही तरह रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं ऐसे बंदे को सिलेक्ट करूंगा और इस सेंस को कहते हैं पॉलिटिकल सेंस और सिविक सेंस। पॉलिटिकल सेंस यानी ऐसा कल्चर जो एक आम शहरी के अंदर ये तमीज डाल दे कि ये शख्स अहल है, इसको वोट देना चाहिए। अपनी ड्यूटीज का जब हर बंदे को एहसास होगा तो वहां पे उस कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर है, और जहां पे पॉलिटिकल कल्चर नहीं है तो वहां पे बैड गवर्नेंस होगी। ये हो गया चीज। अब आगे है इंस्टीट्यूशनल डिके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टीट्यूशनल डिके, डिके कहते हैं किसी चीज की बर्बादी होना। डिके बर्बादी, खराबी। जो आपके इदारे हैं वो डिलीवरी नहीं कर रहे, आपकी अदलिया है, आपकी अदालतें हैं, एक शख्स वहां पे सुबह जाता है, शाम को वापस लौट आता है। मैंने कहा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जितना आप इंसाफ की फराहमी को तूल देंगे, एक आम आदमी का जिसका मर्डर हुआ है, जिसकी चोरी हो गई है, जिसका मालोदर छिन गया, जिसकी जायदाद को कोई हड़प कर गया, कोई काबिज हो गया, अगर आपके सिस्टम ने, इंस्टीट्यूशंस ने, इदारों ने डिलीवर ना करके ज्यादती करने वाले का हाथ ना थामा, तो वहां पे अल्टीमेटली क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूशनल डिके है, इदारों की बर्बादी हो रही है। और जहां पे इदारों की बर्बादी का कल्चर होता है वहां पे बैड गवर्नेंस ही जन्म लेती है, वहां पे गुड गवर्नेंस नहीं आ सकती। वहां पे ये सारी चीजें अल्टीमेटली किस चीज को प्रमोट करती हैं? बैड गवर्नेंस को प्रमोट करती हैं। सो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अब कल मैं आपको इंशाल्लाह इसकी ये चीज बता दूंगा, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है आपने गुड गवर्नेंस का अगर ऐसे आ जाए, और उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सलाह दे दिया है। सो एक पूरे घंटे की क्लास थी, ये हम 3-4 दिनों के अंदर अपना ऐसे सारा कंप्लीट करके, हमारे जो ऐसे हैं मेन में आपसे डिस्कस करके, फिर हम लॉ वाली साइड पे आएंगे और साथ ही हम इंशाल्लाह जीके को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैक्सिको,
जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। अब आपके लिए असाइनमेंट है, दो बड़ी हेडलाइंस न्यूज़पेपर के अंदर थी आज। एक नेपाल के अंदर नेपाल क्राइसिस, नेपाल के अंदर जो एक वहां पे सो कॉल्ड रेवोल्यूशन आया है, इनकलाब आया है, रेवोल्यूशन, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? इस किस तारीख को क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका। इनकी वजूहात, कौन सा सदर था, वहां पे क्या बादशाहत थी, कौन बादशाह था, किंग कौन था, किंगडम थी, क्या सीन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, सदर कौन था या किंग कौन था, किस वजह से, कौन कौन से काजेज थे कि वो क्राइसिस की तरफ ले गए और अल्टीमेट रेवोल्यूशन आया। उनके मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को मैं देख रहा था कि लोग पानी के अंदर मार रहे हैं, हर चीज लूट फूट के लेके जा रहे हैं। उसकी पार्लियामेंट को नेपाल के अंदर आग लगा दी गई। इसकी काजेज क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक आज का ये करंट अफेयर का। दूसरा बड़ा टॉपिक, इस्राइल का कतर के ऊपर अटैक। हालांकि कतर दोहा ये हमेशा फैसिलिटेट करता रहा डायलॉग को, मुकालमे को। बेशक वो यूएसए और तालिबान का डायलॉग हो, ईरान और यूएसए का डायलॉग हो, इस्राइल और ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, पूरा खित्ता, अगर कहीं पे डायलॉग होता है तो कतर सामने आता है। क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर, जो कतर हमेशा से अमेरिका और तालिबान को डायलॉग के लिए प्लेटफॉर्म देता रहा है, क्या अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इस्राइल ने अटैक किया है? इसके अटैक से मिडल ईस्ट के अंदर क्या क्राइसिस पैदा होंगे? इन दो चीजों पर कल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने इन दोनों चीजों को पढ़ के आना है और ये जो मैंने आपको गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, इन चीजों को आप रट लें। आपका कोई ऐसे आ जाए, आप घुमा फिरा के इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द ही अपना ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इन चीजों के बारे में यूट्यूब से वीडियोस देखें, आप गूगल करें कि नेपाल के अंदर किस तरह का प्रीवेलिंग सेटअप था, कौन कौन सी ऐसी कॉजेज पैदा हुई जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन आया। ये इस्राइल और कतर, इस्राइल ने कतर पर कब अटैक किया, क्यों किया, उस टाइम इनका प्राइम मिनिस्टर कौन था, किंग कौन था या अदरवाइज प्रेसिडेंट कौन था, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव आपकी बनेंगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।